हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो आज मैंने कैमरा ऑन नहीं किया है। आज हम लोग फटाफट से क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोना सी आई एम गोना सी यू ट्वाइस। मॉर्निंग में भी हम लोग मिलेंगे, इवनिंग में भी मिलेंगे। दो क्वेश्चन एक साथ में स्ट्रेच में करने बैठे तो इतना मज़ा नहीं आता है ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा लग जाता है ना। सो मैंने ये प्लान किया कि 1.5 आवर ऐसे हम लोग बैठे, उससे अच्छा 45 मिनट्स हम लोग ऐसे बैठ लेते हैं। क्या बोलते हो? दो जन से पूछा मैंने, दोनों ने तो सही मेरे को तो बोला कि सर अलग अलग रखते हैं, मजा आएगा, 2 बार मिलेंगे। ठीक है। सो आई गेस मैंने आपके लिए फॉर्मेट तो बना के रख दिया है, यहाँ पे देखो हर बार की तरह। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बुक्स ऑफ। चलिए आप फटाफट से ऑनलाइन आ जाइए सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। क्वेश्चन चालू कर देते हैं हम लोग फिर फटाफट से। चलो चलो, दो तो आ गए, तीन, अच्छा 5 आ गए। ओके, हाय हाय हाय, हाउ आर यू। अपना फेवरेट है अंकित जो है ना बच्चे, अपना फेवरेट है ये। तुम कुछ भी बोलो, थोड़ा लेट आया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। बुक्स ऑफ क्या है? बुक्स ऑफ सप्रे एंड अत्रे, अलग ही कुछ नाम है। मुझे लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यार अभी यार। फटाफट से आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, चलिए। ये मेरा आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। एंड मैंने सब कुछ बना के लग दिया है यहाँ पे। हैव अ लुक एट दिस। यहाँ पे लिख दूँ मैं, बाय बैलेंस बॉट डाउन। आई गेस मेरा माइक म्यूट नहीं है ना? आर यू एबल टू हियर मी प्रॉपर्ली गाइस? ओके, ठीक है। सप्रे एंड अत्रे, सप्रे अत्रे, सप्रे। हेलो 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 गाइस, क्या बोलते हो? आज बहुत टाइम के बाद सिमरन भी आई है बेटा। हाउ आर यू बेटा, हाउस हेल्थ? ठीक है, अच्छा अच्छी बात है। अभी गायब मत हो जाना तुम, ठीक है? जो भी मिस हुआ है, अपना सब वीडियोस है ही, आप रेफर कर ही सकते हो। ठीक है, चलो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके अनसॉल्व क्वेश्चन। So here is the question. Question number 7. Let's start. Sapri and Atri are the partners sharing profits and losses equally. Underline equally. किधर गया मेरा पेन? ओह, पेन ही नहीं है यहाँ पे, किधर गया? हाँ ये रहा। तुम ऐसे मत जाओ यार। सो इक्वली मतलब 1:1 मेरा PSR होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। From the trial balance, you are from the trial balance and the adjustments, you are asked to prepare the trading account, profit and loss account for the year ending 31st March 2019, and the balance sheet as on that date. अच्छी बात है। And the trial balance is this. Okay. डेटस कहाँ जाएगा मेरा? एसेट साइड पे। परचेज जाएगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पे। रिटर्न्स मेरा जाएगा, अच्छा ये रिटर्न मुझे कहाँ पे दिया है? डेबिट साइड पे दिया है, तो ये मेरा कौन सा रिटर्न हो जाएगा? सेल्स रिटर्न। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक स्टार मार्क करना पड़ेगा, सेल्स के ऊपर एक लाइन छोड़नी है मेरे को गाइस। ये मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि कभी भी परचेज होता है तो उसका बैलेंस डेबिट होता है। सो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा? क्रेडिट, है ना? आगे नेक्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक, ये मेरा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग एसेट कैरियज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। रेंट रेट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना। ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। फॉर्मूला में लिखेंगे नंबर 1, पहले वाली लाइन में जाएगा ना वो ट्रायल बैलेंस पे डेबिट साइड वाला 1000 रुपीज वहां पे पोस्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, आगे 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 क्या बोलते हैं मालूम है मेरे को बच्चे लोग? आगे देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे को दिया मशीनरी, अमाउंट इज 25,000। मतलब मेरे पास एक मशीन है जिस जो कितने रुपए का है? 25,000 रुपीज का। इसने मुझे बोला कि जो एडिशंस मैंने किया है ना, एडिशंस मतलब परचेस किया है मैंने, अब परचेस करोगे तो आपका एडिशन हो जाएगा ना।
मशीनरी बढ़ जाएगा आपके पास में। तो आपने ये एडिशंस पता है कभी किया ऑन 1 अक्टूबर 2018 एंड वो 10,000 रुपए का। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मैंने जो न्यू परचेज किया है ना, न्यू परचेज मैंने परचेज किया है अक्टूबर में एंड उसकी कीमत है 10,000 रुपीज। चलिए आप मुझे कॉमन सेंस की बात लगा के मुझे एक बात बताइए, कॉमन सेंस लगा के, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा कि 10,000 रुपीज का मैंने मशीनरी परचेज किया है एंड मैंने अक्टूबर में परचेज किया। तो कहना है इसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च में 1 2 3 4 5 6 मैं सिर्फ इसको 6 मंथ्स इस्तेमाल कर पाया हूं। मतलब 10,000 का जो मशीन है मैंने उसको कितना इस्तेमाल किया, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स। एंड मेरे पास टोटल आज 25,000 का मशीनरी है जिसमें से 10,000 न्यू है। तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरे पास जो ओल्ड मशीनरी है वो 15,000 का है? नहीं समझा? अरे 25 का ऐसे 25 का मशीन है जिसमें से 10 का अभी परचेज किया, तो पहले कितना मशीन मेरे पास में था? 15,000 का। अगर पहले 15,000 का था तो कहना इसे मैंने ये पहले वाला मशीन तो 12 महीना इस्तेमाल किया होगा ना। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये खाली मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये इंफॉर्मेशन का एनालिसिस क्या हो रहा है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मेरे पास 15,000 का एसेट था, मैंने 10,000 का एक्स्ट्रा परचेज कर लिया तो मेरे पास 25,000 का हो गया। उसने अपने को रिवर्स बताया है, मैं आपको सीधा बता रहा हूं। मैं रिपीट कर लूं आपके लिए। 25,000 का मेरे पास में एसेट था जिसमें से 10,000 मेरा नया था। मैंने परचेज किया उसको अक्टूबर में, तो मैंने उसको इस्तेमाल किया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो अगर 10,000 का मैं 6 महीना इस्तेमाल कर रहा हूं तो पहले का जो 15,000 का एसेट है वो तो मैंने पूरा 12 महीना इस्तेमाल किया होगा ना। ये सुनो पक्का। तो हम लोग का ये एडजस्टमेंट है ना, पता है कहाँ पे काम में आने वाले, व्हेन वी विल बी डूइंग आवर डेप्रिसिएशन। एंड मैं गारंटी देता हूँ बेटा तुमको डेप्रिसिएशन इसके ऊपर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिकली तो ये मुझे एसेट साइड पे लिखना है। अगर कोई डेप्री वेप्री नहीं दिया है ना मशीन पे तो डायरेक्टली 25,000 अपने को लिख देना है अपने एसेट साइड पे एंड बात खत्म। बट अगर डेप्री आएगा ना तो अपने को यहाँ पे इसका यूज आने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट, एसेट। इन्वेस्टमेंट है ना, एसेट है। अच्छा अभी प्रोविडेंट फंड है ना, तो अभी मुझे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा ना। हैव अ लुक एट दिस। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि हम लोग है ना, कभी हमारे एम्प्लॉयज होते हैं ना, एम्प्लॉयज, उसका सैलरी 10,000 रुपया है, हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ 9,500 देते हैं और बाकी का जो 500 रुपया है ना हम लोग उसके सैलरी में से काट डालते हैं। क्यों मालूम है? एवरी मंथ था, मतलब एक महीने में 500 काटा तो दूसरे महीने 2 महीने तो दूसरे महीने का भी 500 1000 हो जाएगा, तीसरे महीने का 1500 हो जाएगा एंड पूरे साल भर का 6,000 हो जाएगा। एंड अगर वो बंदा मेरे यहाँ पे काम करता है 10 साल तक तो उसके पास में 10 साल का 60,000 रुपया जमा हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट अपन है ना, वो अपना जो काम करने वाला बंदा है ना उसको अपन क्या करवा रहे, सेविंग करवा रहे हैं। अभी अपने को इतना मन नहीं है भाई सेविंग कराने का, ये तो लॉ बोल रहा है, कानून बना दिया। क्या कानून बनाया मालूम है? कानून ने बोला कि तुम्हें ना 500 रुपया अपने सैलरी जो है ना आप देते हो उसमें से काटो और आप अपने जेब से 500 रुपया और डालो, बिजनेस एक्सपेंस करो। क्या बोलता है कि 500 रुपया आप अपने आप जो वर्कर है, जो भी आपका सैलरी पर्सन है, एम्प्लॉय है, उसमें से 500 रुपया आप उसके सैलरी का तो डिडक्ट कर ही दो, प्लस आप अपने जेब से भी 500 रुपया डालो। क्यों? क्योंकि कुछ सालों के बाद में ये बंदा इतना काम नहीं कर पाएगा ना यार, कमाएगा नहीं वो। एंड इतने साल तुम्हारे यहाँ पे काम करा लॉयल्टी के साथ में, कितना लॉयल है तुमको, इतने साल भर का, इतना साल काम करने वाला, तो तेरा भी हक, तेरा भी फर्ज बनता है कि नहीं? चल उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर। तो कैसा है ना कि आजकल के बच्चे लोग का कुछ भरोसा नहीं है। हाँ मैं तुम लोग नालायक लोग की बात कर रहा हूँ। भरोसा नहीं ना तुम लोग ने, कल अगर ऐसा बोल दिया कि भाई चलो मम्मी पापा तुम घर से निकलो तो फिर क्या करोगे? अभी कल को अगर समझो ऐसा किसी का, अभी तुम में से किसी लड़के का नाम नहीं ले सकता, नहीं तो तुम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। बट समझो कि तुम में से कोई लड़का है जिसका नाम है, हाँ नहीं, एक काम करते विनय शर्मा।
ये बिल्कुल बुरा नहीं मानता। विनय शर्मा है, नालायक क्वालिटी है। विनय शर्मा क्या बोला कि जाओ मम्मी, अब मैं तुमको अभी, अब जाओ मम्मी पापा, आप घर से निकलो, मैं तुमको नहीं रखने वाला। अभी ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे इस बेचारे उसके माँ बाप? तो उन लोग क्या करते मालूम है, उन लोग भी ब्रह्मास्त्र निकाल के रखते हैं। बोला पीएफ का पैसा मेरे पास में है, तो अगर वो घर से बाहर भी निकाल दिया ना, तो अपना लाइवलीहुड, ये जो पैसा है ना, बैंक में रख के इंटरेस्ट आके भी वो अपना जीवन आगे का वो अच्छी तरह से गुजार सकता है। अच्छा काम है ना ये गवर्नमेंट ने पहला अच्छा काम किया मेरे हिसाब से। मतलब अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे काम किए। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है मालूम है? ये कॉन्सेप्ट है प्रोविडेंट फंड का। दैट हम लोग क्या करेंगे, एवरी मंथ एम्प्लॉय के अकाउंट में 1000 रुपया जमा करेंगे। 500 रुपया उसके खुद के सैलरी का, 500 रुपया हमारे बिजनेस के एक्सपेंस का, और 1000 रुपया एवरी मंथ हम लोग साइड में निकाल के रखेंगे। तो कहना इसे 1 साल का अभी अभी हो जाएगा 12,000 रुपया। अगर वो मेरे यहाँ पे काम करता है 10 साल के लिए तो हो जाएगा 1,20,000। अगर मेरे यहाँ पे वो 20 ईयर्स काम करता है तो हो जाएगा 2,40,000। अगर मेरे यहाँ पे 30 ईयर्स काम करता है तो हो जाएगा 3,60,000। मतलब आप सोचो 30 साल के बाद में उसको 3,60,000 रुपया हाथ में मिलेगा, वो उसका आराम से कहीं पे एफडी करवा लेगा यार। वो अगर वो ज्यादा पैसा डिडक्ट हो रहा है तो शायद प्रॉपर्टी वॉपर्टी लेके बैठ जाए। मुंबई में यहाँ उसको परवड़ रहा है तो गाँव में जाके बैठ सकता है यार वो। सो बोलने का मतलब यहाँ पे एक ये कॉन्सेप्ट है मेरा गाइस, कि हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस में से 500 रुपया खर्चा करेंगे। कहने से अगर ये खर्चा है तो इसको मैं बोलता हूँ पीएफ कंट्रीब्यूशन। अपना इंस्टीट्यूट, अपना यूनिवर्सिटी क्या बोलता है, पीएफ कंट्रीब्यूशन। एंड अगर ये मेरा बिजनेस का खर्चा है तो मुझे कहाँ पे लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना पड़ेगा। मतलब एक आइटम आपको ध्यान में आ गया, दैट इज पीएफ कंट्रीब्यूशन। एंड ये आप कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डू यू अंडरस्टैंड दिस? टू गुड। अभी लॉ है ना, बिजनेसमैन को जानता है कि अगर ये पैसा अगर बिजनेसमैन अपने जेब में रखेगा तो ना लाएगा, उसको वापस डालेगा, यूज कर डालेगा। और अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है तो भाई ये पूरा पैसा खत्म कर देगा बेचारे वर्कर लोग का हार्डवर्क का पैसा। तो क्या करता मालूम है, ये उसको बोलता है कि तू अपने जेब पे नहीं रखेगा, तो यही पैसा है ना, यही 1000 रुपया एवरी मंथ जाके इन्वेस्ट करेगा। क्या करेगा जाके, इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या हो जाएगा मेरा पीएफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करवा दे रहा है वो अपने से, मतलब बिजनेसमैन से। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट है तो एसेट साइड पे जाएगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट तो एसेट होता है ना। बट ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन के पप्पा का नहीं है। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये किसका है, एम्प्लॉय के पप्पा का है। तो यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, बट साथ साथ में हम लोग उसका लायबिलिटी भी दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट तो हो चुका है, इन्वेस्टमेंट कहीं पे करके तो एसेट में दिखना चाहिए ना। बट यही इन्वेस्टमेंट उसके लिए लायबिलिटी भी है, क्योंकि उसको कुछ सालों के बाद में यही पैसा चुकाना पड़ेगा ना अपने एम्प्लॉय को। अगर 2 साल के बाद में कोई ऐसा एम्प्लॉय रिटायर हुआ जो हमारा 20 साल से काम कर रहा है, तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो लायबिलिटी हो गई कि नहीं हो गई? Do you understand this? It is an asset, but not for us. It is an asset for the employee. मतलब ये हो गया कि एम्प्लॉय के बिहाफ पे अपन ने इन्वेस्टमेंट किया है। Do you understand this? पक्का, वंडरफुल। तो ये तो ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, ये हम लोग अपने एसेट साइड पे दिखाएंगे। एंड यही पैसा मुझे चुकाना है तो मैं लायबिलिटी साइड पे दिखाऊंगा प्रोविडेंट फंड। अगर प्रोविडेंट फंड बोला तो इसका अमाउंट हम लोग लिखेंगे लायबिलिटी में। अगर अपने को प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट दिखा तो अपने को लिखना है वो एसेट साइड पे। एंड मैं तुमको एक फनी बात बताऊं कि ये दोनों का अमाउंट हमेशा सेम ही होगा। क्यों मालूम है? क्यों मालूम है? क्योंकि जितना पैसा वो प्रोविडेंट फंड का कलेक्ट करेगा उतना ही पैसा तो उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। मतलब बैलेंस शीट के एसेट में भी दिखेगा, लायबिलिटी में दिखेगा। मतलब क्या मालूम है कि ये अमाउंट का अपने ओनर के साथ में कोई भी ताल्लुकात ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस? क्या बात है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, अभी मैं ये इन्वेस्टमेंट करूंगा तो कहना इसे मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कमाऊंगा, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन पीएफ। मेरे को एक बात बताओ, ये पीएफ का पैसा, अगर ये पीएफ का पैसा बिजनेसमैन का नहीं है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जो कमाएगा वो भी थोड़ी बिजनेसमैन को मिलेगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन जो पीएफ है ना, वो फिर से हम लोग क्या कर देंगे, इनकम साइड पे नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे पीएफ
प्रोविडेंट फंड में। मतलब अगर तुम्हारे पास इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है ना, तो आप क्या करोगे, उसको ऐड कर दोगे प्रोविडेंट फंड में, विच इज इन द लायबिलिटी साइड। लॉजिक मैं आपको फिर से बताता हूं कि अगर मुझे यही फंड के ऊपर मैंने कोई इंटरेस्ट कमाया, तो ये जो इंटरेस्ट है वो हमारे बिजनेसमैन का नहीं है। अगर हमारे बिजनेसमैन का नहीं है, एम्प्लॉय लोग के प्रोविडेंट फंड का है, तो आप उसमें ऐड कर दो। अगर फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा ना भाई, तो मैं तुमको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, इससे सिंपल कोई एग्जांपल दुनिया में नहीं बना है। ठीक है, अगर कोई एग्जांपल इससे सिंपल तुम मुझे लाके दिखा दो, तो आप है ना अपने आप को टकला कर देना, क्योंकि मैं शेव ऑफ नहीं करने वाला। मेरे लिए दिस इज द बेस्ट एग्जांपल दैट आई कैन अंडरस्टैंड विद। मैं देखो क्या बोलता हूँ यहाँ पे, सॉरी फॉर द बैड वन। अभी देखो यही जोक मिलेगा अभी ये टाइम पे, हाँ, इतना इतना सुबह सुबह ऐसे जोक्स मिलता है। ओके ओके ठीक है, कमिंग बैक टू दिस, मैं तुमको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे दैट अगर अमेजोन से हमारा पार्सल आया है, मेरे घर पे आया है, मेरे बाजू वाले के घर पे आया है, उसके बाजू वाले के घर पे आया है, तो मेरा पार्सल मेरे यहाँ पे देगा कि मेरा पार्सल मेरे बाजू वाले को देगा, उसका पार्सल मेरे को देगा, एंड वो जो तीसरा बंदा है उसका पार्सल मेरे बाजू वाले को देगा? ऐसा होता है क्या? नहीं ना, जिसका पार्सल उसके घर पे आता है। वैसे ही अगर ये इंटरेस्ट पीएफ का है, तो हमारे अकाउंट में क्यों जा रहा है? पीएफ में जाना चाहिए ना, और वहीं तो जा रहा है। ये पूरा स्टोरी है तुम्हारे लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? पक्का वाला? तो मैं लेट मी रिपीट दिस वंस अगेन। पीएफ कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, पीएफ इन्वेस्टमेंट एसेट साइड पे जाएगा, प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी साइड पे जाएगा, एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड हम लोग ऐड कर देंगे प्रोविडेंट फंड में। ठीक है, आप बच्चे लोग इसको प्लीज एक बार अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर भी लिख लीजिए, या फिर आप जहां पे भी नोट्स लिखते हो ना, उसको आप यहाँ पे ये चार चीजें लिख दीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट का। एकदम सिंपल है ना, फिर मस्त है ना एकदम कॉन्सेप्ट। चलिए ठीक है, जब भी मैं तुमको बताऊं, अपन कभी आगे हाई लेवल पे जाएंगे ना, हायर एजुकेशन करेंगे अपन, आप जब भी टैक्स वैक्स पढ़ेंगे एंड ऑल दैट इसका, सो हिस्ट्री में ऐसे जाके बताएंगे आपको। बताओ ना मैम, तो सबसे पहले इट वाज इंट्रोड्यूस इन द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, एंड देन आफ्टरवर्ड्स फिर ये पता चला कि इन लोग को भी हेल्प, प्राइवेट सेक्टर को पता चला कि बेनिफिशियल है, तो उन्होंने भी स्टार्ट किया था। बिजनेसमैन तो वैसे भी अगेंस्ट थे हर बार, तो उनका पैसा एक्स्ट्रा शेल आउट हो रहा था। बट हमारे जो पूर्वज थे ना, मतलब हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे, उन लोग को ये फिर भी समझ में नहीं आया था। मालूम है, उन लोग अपोज ही कर देंगे, नहीं नहीं प्रोविडेंट फंड नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वैसा नहीं होना चाहिए। पागल लोग हैं ना, बट ठीक है, उनको इतना पता नहीं था। सो दिस वाज द थिंग, वो लोग बहुत अपोज कर रहे थे भाई प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट हटा दो, बट आज उन लोग को पता चल रहा है कि भाई कितना मस्त कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे। सो प्रोविडेंट फंड आपको मैंने बता दिया, तो ये इन्वेस्टमेंट एसेट साइड पे चला जाएगा। सेल्स ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा। अरे कहाँ गया मेरा ये? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाएगा। लायबिलिटी सन्ड्री इनकम प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम ही बोल रहा है अपने को, तो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। कैपिटल ये मेरा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड पे। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी अभी बताया मैंने आपको, ये हो जाएगा मेरा परचेज रिटर्न। तो मैं क्या करने वाला हूँ? परचेज में सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, पुट अ स्टार मार्क ऑन दैट। कमीशन प्री रिसीव्ड ये मेरा रिसीव्ड इन एडवांस है, तो बेसिकली ये मेरा लायबिलिटी में जाएगा। अगर मैंने किसी से पैसा रिसीव कर लिया है, तो ये मेरे लिए क्या बन जाता है? लायबिलिटी। मैंने काम नहीं किया बट पैसा ले लिया, तो क्या बनता है? लायबिलिटी। ये मेरा हो जाएगा ओल्ड आरडीडी। कहाँ लिखेंगे हम लोग? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे अपने फॉर्मूला के अंदर। चलिए आगे बढ़े अभी हम लोग। नेक्स्ट मुझे क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट्स। फटाफट से एडजस्टमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट वन क्लोजिंग स्टॉक 23,000, कहना है मुझे लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड। ठीक है, नेक्स्ट डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, तो हम लोग करेंगे लेस फ्रॉम एसेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। चलिए मुझे बताइए, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी पे टिक मार्क करना पड़ेगा, तो कहाँ है लैंड? ये देखो मशीनरी, देखो मैंने बोला था ना आपको कि मशीनरी पे टिक मार्क हो सकता है। देखो मशीनरी पे टिक मार्क आ गया। एंड बिल्डिंग कहाँ पे है? बिल्डिंग मेरा देखो ये रहा, लैंड एंड बिल्डिंग आगे ऊपर। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्या बोलता है मेरे को? प्रोविजन, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल एट द रेट 5% एंड डेटर्स के ऊपर 1000। तो कहने से डेटर्स के ऊपर मुझे दो एडजस्टमेंट आ गया। ठीक है, तो पहला आइटम है मेरे पास में यहाँ पे। अरे यार ये इसको तुम जाओ मत यार, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे दो एडजस्टमेंट है, तो दो टिक मार्क कर दूंगा मैं।
नेक्स्ट मुझे दिया है उसने गुड्स वर्थ ₹3000 वाज सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड। हा गुड्स सोल्ड बट नो एंट्री कहने से मुझे फिर से डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट आ गया एंड सेल्स के ऊपर एडजस्टमेंट आ गया बिकॉज दिस इज अनरिकॉर्डेड सेल्स। गुड्स वर सोल्ड, एंट्री नहीं किया तो सेल्स में तो बढ़ाना पड़ेगा ना यार। अगर सेल्स में बढ़ाओगे तो साथ साथ में आपको कहां पे बढ़ाना पड़ेगा, डेटर्स में बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज आप सेल करते तो वो मेरा डेटर बन जाता है। समझा? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे को, नेक्स्ट मेरे को बोल रहा है वो आउटस्टैंडिंग कैरियज। हा कैरियज पे एडजस्टमेंट, क्या बात है। तो यहाँ पे हम लोग टिक मार्क कर लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, एक तो करना पड़ेगा ऐड टू कैरियज, ऐड टू एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ना। देखो अभी मेरे को याद हो गया, आपका पता नहीं, मेरे को तो याद हो गया। अगर आपको याद नहीं हुआ है ना बेटा तो बहुत 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 मारने वाला हूँ। हम लोग 7th क्वेश्चन पे है, एवरीडे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप है ना एडजस्टमेंट्स को अभी बहुत बार देख लो। मैं तो बोलता हूँ 3 3 4 4 बार उसको एक दिन में देखा करो तो थर्ड डे पे आपको पूरा बाय हार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, goods worth ₹8,000 were purchased on 31st of March 19 and included in the closing stock but not recorded in the books of accounts। तो क्या करना पड़ेगा, अरे यार ये अनरिकॉर्डेड परचेज हो गया तो यहाँ पे एक तो परचेज में ऐड करना पड़ेगा और एक तो क्रेडिटर्स में ऐड करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स पे टिक मार्क है एंड परचेज पे भी टिक मार्क है। चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन देन। ठीक है, अच्छा ये बीच में ऐड आता रहेगा अपना, उसको थोड़ा अपने को बर्दाश्त करना पड़ेगा आज के दिन के लिए। नहीं ज़रा ऐड देख लो उसके बाद में। या सो ये एक दो बार आता रहेगा, थोड़ा प्रमोशन वमोशन का है। तुम लोग तो बातें करते ही नहीं है यार, तुम लोग तो ऐसा फेमस वेमस नहीं कर रहे यार। अभी क्या करना पड़ेगा मेरे को, ये सब करना पड़ रहा है, बोलो। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। सबसे पहला आइटम हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस में से आई एम रीडिंग ऑन द डेबिट साइड, इट्स सन्ड्री डेटर्स। मेरे पास 3 एडजस्टमेंट्स है, अमाउंट इज 45,000। सो मेरा बैलेंस शीट ये रहा। एक लाइन छोड़ूंगा, ये दूसरा एडजस्टमेंट थर्ड पे आएगा। 3 एडजस्टमेंट है एंड गाइस यहाँ पे है ना, मैं आरडीडी का जो कैलकुलेशन है ना हमेशा भी लास्ट में करने वाला हूँ। वो क्यों आपको मालूम पड़ जाएगा, बट अभी के लिए ध्यान में रखो कि मैं आरडीडी का कैलकुलेशन हमेशा कहाँ पे कभी करने वाला हूँ, लास्ट में। वैसे लास्ट टाइम मेरा हैंड राइटिंग इतना अच्छा नहीं था ना कर्सिव का, थोड़ा सुधारना है यार मेरे को, बट ठीक है, वो टाइम नहीं है। ओके चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे को क्या दिया आइटम, नेक्स्ट मेरा आइटम यहाँ पे दे दिया है, दैट्स माइन परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा। 65,000, दो एडजस्टमेंट है, क्विकली विल डू दिस। 65,000 एक एडजस्टमेंट, उसका आंसर एंड दूसरा एडजस्टमेंट। नेक्स्ट मेरे को दे दिया उसने रिटर्न्स 800, ये मेरा सेल्स रिटर्न है तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा बाई सेल्स। सबसे पहले अमाउंट मुझे नहीं पता, सो लेस रिटर्न्स लिखना पड़ेगा। 800। नेक्स्ट मेरे को दे दिया ओपनिंग स्टॉक 18,000। कितने लोग ऑनलाइन हैं लाइव चैट पे, हाँ इतना सारे हैं। ओके, ये लोग कौन है जो आता जाता रहता है, दिमाग खराब होता है। आगे चलो, लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 रुपीज एसेट साइड पे जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास में है कैरियज 1,200, उसमें एडजस्टमेंट है इस बार। नेक्स्ट मेरे पास में है रेंट रेट एंड टैक्सेस 1,000 रुपीज, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ड्राइंग्स सपरे एंड अत्रे 3,000 2,000।
नेक्स्ट मेरे को दे दिया सैलरी 3200, बैड डेट्स 1000 रुपीज। यहाँ पे कहूँगा ना मैं ऊपर। अच्छा इस बार बैड डेट्स में तो अपने को चारों चार आइटम्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। चारों चार आइटम्स के लिए होने वाला है, बैड डेट्स का पूरा फॉर्मूला होने वाला है। मशीनरी अपने को 25,000 दे दिया है, ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट मेरे को दे दिया उसने एडवर्टीजमेंट 4000 रुपीज। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,500। आप पूरा लिखेंगे बेटा। नेक्स्ट देखो इसको भी खेल रही है। सेल्स 85,000 एडजस्टमेंट है। इनफैक्ट दो एडजस्टमेंट है हमारे पास में। क्रेडिटर्स 20,000। सन्ड्री इनकम 2,000 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कैपिटल 35 प्रोविडेंट फंड 10,000 रुपीज। इस बार अपने प्रोविडेंट फंड में सिर्फ 10,000 रुपीज पड़ा है एंड इन्वेस्टमेंट में 18,500 हो गया। क्या बात है। नेक्स्ट मेरे पास में रिटर्न्स है 1,500। ये परचेज रिटर्न है मेरा। चलिए कमीशन प्री रिसीव 800, ये लायबिलिटी हो जाएगा गाइस, ये रिसीव इन एडवांस इनकम है। आरडीडी इज 400, ये ओल्ड आरडीडी है, हमेशा आपने को ध्यान में रखना है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए 400 है ना। हाँ बच्चे मुझे अब प्लीज़ बता दीजिए ना, मैं कोई अमाउंट तो गलत नहीं लिख दिया है, बिकॉज कभी कभी ऐसा हो जाता है। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, है ना। फिर अपने को शायद निर्मी ने बताया था या फिर मालविका ने, पता नहीं किसने बताया था। तो स्मार्ट बच्चा। चलो आपको समझ में आया, हाँ ना करके प्लीज़ बता दीजिए मुझे। ओके समझ में आया, दो का मैं सुनता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, बाकी लोग का मैंने सुनता भी। चलिए सो वेरी फर्स्ट वन यहाँ पे अपने को दे दिया है क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000। मैं इसका एडजस्टमेंट बताने वाला ही नहीं तुमको अभी मैं,
नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा बेटा तुम लोग को कि कहाँ जाने वाला है ये। ना 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 बेटा, इंसल्ट जैसा हो जाएगा। एक मिनट, इसको क्या हो गया? ये भैया हमारा मार्कर भी जो है हमसे खेल रहा है अभी। नहीं, ये मार्कर नहीं है, स्टाइलिस है बेटा, स्टाइलिस। चलिए, दो इफेक्ट दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट मुझे लैंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 5%, मशीनरी पे 10%। सो लैंड बिल्डिंग पे तो पहले 5% निकाल लेते हैं। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट, इज इट 500? सेकेंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन लिखना है मुझे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट मेरे पास में उसने क्या बोला, मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन है। इसके पर 10% है, बट गाइस 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 यहाँ पे अपने को है ना एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है, मुझे वर्किंग नंबर 1 बनाना पड़ेगा। हैव अ लुक, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, एकदम ध्यान से देखना। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैं जैसे बना रहा हूँ ना गाइज, आप एग्जामिनेशन में भी ऐसे बनाइएगा, कोई टेंशन नहीं है। ओल्ड एंड न्यू, अपन एक बार फिर से एडजस्टमेंट देख लेते हैं यहाँ पे कैसे लिखा है, लिख के दिया उसने मेरे को। 25,000 का मेरे पास में टोटल है, जिसमें से न्यू मैंने परचेस किया है 10,000 रुपीज़ का। इसको मैंने परचेस किया अक्टूबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, दैट्स हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। ओल्ड जो है मेरे पास में 25,000 में से 10,000 चला गया तो कितना बचेगा? अच्छा, कोई प्राणी है जिसको समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़? एकदम बेसिक है, एकदम सिंपल है। ये अपना 11th सन का अकाउंट है गाइस। सो यहाँ पे मुझे 10,000, 15,000 के ऊपर 10% निकालना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी फॉर 12 मंथ्स। एंड यहाँ पे 10,000 के ऊपर मुझे 10% निकालना पड़ेगा, बट दैट्स ओनली फॉर 6 मंथ्स, तो 6/12। चलिए मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1,500 प्लस 500, and that's 2,000 rupees. कोई दिक्कत बेटा? पक्का वाला ना? स्मार्ट है यार ऐसा। आई एम सीइंग एन रैंकर यार, मतलब ये बार तो यार मतलब नहीं आया, बट आप आपके टाइम में यार 100 में से 100 चाहिए मेरे को यार। आप में से तो 5-7 तो दूर की बात है, मैं तो 12-15 जितने भी अभी कितने ऑनलाइन है, अरे इतना ही है। आप, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या कम से कम 10 लोग का तो यार 100 में से 100 आना चाहिए। सच ही बोलता, अगर आप लोगों को 100 में से 100 आ गया ना, कसम से है ना, सब लोगों को गिफ्ट हैम्पर। और उसमें क्या होगा वो मत पूछना अभी, बट आप सबको मेरी तरफ से, तो प्लीज़ वर्क हार्ड। इस बार चाहिए मेरे को 100 में से 100, 10 लोग को चाहिए, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इट्स वेरी सिंपल एंड यू आर वेरी स्मार्ट, सो प्लीज स्टडी। सो यहाँ पे 2,000 लिखना है, यहाँ पे आएगा 23, और यहाँ पे मुझे लिख देना है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। केवल लाएगा, केवल मेरा बच्चा ऐसा है ना, पढ़ाई वढ़ाई करता है ऐसा थोड़ा बहुत, या तो पढ़ाई करता है तो मेरे को एड़ा बनाता है, बट आई गेस केवल लाएगा। लाएगा ना बेटा? देखो अभी रिप्लाई नहीं देगा, ये नालायक क्वालिटी है। ओके चलो, अपना ही बच्चा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। नेक्स्ट 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 क्या बोलता है मेरे को,
अच्छा, अभी यहाँ पे है ना, मैं कभी भी अभी से बाद में, आज के बाद में ना, मैंने एक रूल बना दिया है यहाँ पे कि मैं कभी भी आरडीडी होगा ना या बैड डेट्स का जो कैलकुलेशन होगा ना, मैं हमेशा लास्ट में करूंगा। मेरे को क्यों मत पूछो, मैं हमेशा लास्ट में करूंगा। एंड अभी इसका हाँ, आज तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों है वो, बट जब भी वो एडजस्टमेंट आएगा तभी। बट अभी के लिए क्या करूँ मैं, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आरडीडी का कैलकुलेशन या फिर बैड डेट्स का जो भी है, मैं हमेशा लास्ट में करने वाला हूँ। सो आई एम गोइंग टू पुट अ टिक मार्क ओवर हियर कि ये बाकी है। ठीक है। नेक्स्ट मेरे को क्या दिया, गुड्स वर्थ ₹3,000 वाज सोल्ड बट नो एंट्री वाज मेड। तो कहना इसे मुझे यहाँ पे ऐड टू सेल्स करना पड़ेगा। दिस विल बी 84,200 प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स, 3,087 हो जाएगा। एंड यही 3,000 ना मुझे डेटर्स में ऐड करना पड़ेगा। इज इट 43,000? यस इट इज। चलिए आगे बढ़े अभी हम लोग। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग कैरियज इज ₹500। कहना इसे, अगर ये आउटस्टैंडिंग है तो मुझे लायबिलिटी में तो लिखना ही पड़ेगा ना, मेरा एक्सपेंस है तो। आउटस्टैंडिंग कैरियज अभी वो अपने याद हो गया ना बच्चे, एक यहाँ पे लिखोगे आप और एक लिख दोगे कैरिज में प्लस करके। स्मार्ट लोग यार, स्मार्ट। काश तुम्हारी तरह मैं भी स्मार्ट होता उस टाइम पे, काश मेरे को भी इतना अच्छा प्रोफेसर मिला होता। नहीं नहीं, मेरे को बहुत अच्छे प्रोफेसर मिले थे। आई एम ब्लेस्ड टू हैव देम इन माय लाइफ, वैसा चीज था। एंड यू शुड ऑल्सो ब्लेस, हाँ ऐसा, यू शुड ऑल्सो फील ब्लेस कि मैं तुम्हारे साथ में, समझे क्या। अभी तुम लोग तो बोलेंगे नहीं तो मेरे को भी बोलना पड़ता है। ओके। तो यहाँ पे करेंगे एंड वहाँ पे लायबिलिटी में लिख देंगे। चलो मैंने लिख दिया ये। नेक्स्ट मुझे दे दिया है उसने गुड्स वर्थ ₹8,000 में परचेज, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 8,000 परचेज में प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज। दिस बिकम 71,500। एंड यहाँ पे क्रेडिटर्स, देखो मैंने क्रेडिटर्स में टिक मार्क किया था वहां पे, बट लिखा नहीं मैंने उसको आउटर कॉलम में। ओह गॉड ब्लेस मी, आई एम सो सॉरी। 23,000 यहाँ पे था। वैसे गॉड ब्लेस बोलना चाहिए, कोई स्नीज करे तो। अब जो भी है, सो दिस विल बी 31,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं 30, हाँ 31 ही आएगा। इसका 23 है। मैं भरोसा नहीं, कभी कभी ऐसा अमाउंट लिखने में गड़बड़ हो जाती है। चलो मैं लाइव चैट देख रहा हूँ, आपने, मैंने कोई गलती तो नहीं की बेटा, कोई मिस आउट तो नहीं कर दिया चीज़ें आपसे बात करने के चक्कर में? लेट मी नो। ठीक है, अभी तो सारे ट्रांजेक्शन हो गए ना, खाली एक ही ट्रांजेक्शन बाकी, दैट इज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। क्या बोल रहा है मेरे को, पहले तो आप मुझे पहले प्रोविजन बनाओ, दैट इज 5%, एंड देन दे आर टेलिंग मी कि आपके पास में बैड डेट्स भी है 1,000। सबसे पहले मैं यहाँ से लेस करने वाला हूँ मेरा बैड डेट्स, माइनस बैड डेट्स 1,000, अमाउंट इज 42,000। एंड अभी मैं इसके ऊपर आरडीडी क्रिएट करूंगा @5%। चलिए मुझे इसका 5% निकाल के दिखा दीजिए, दैट इज 2,100 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस और नो? सो 39,900 हो जाएगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैड डेट्स के अंदर मुझे 1,000 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2,100। नाउ यू विल आस्क मी अ क्वेश्चन कि सर आपने को तो पहले आरडीडी दिया था, पहले आपने बैड डेट्स क्यों माइनस किया? आपको पहले आरडीडी माइनस करना चाहिए। अरे भाई मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, मेरा डेटस इतना अमाउंट है 43 है, देखो मेरा डेटस 43,000 है,
ठीक है। आरडीडी का मतलब क्या? आरडी का मतलब होता है कि मुझे इन लोगों पे शक है कि शायद मुझे ये पैसा दे या ना दे, तो मैं इतना रिजर्व निकाल के रखता हूं। द मीनिंग इज दैट ओनली, मैं इतना अमाउंट साइड में प्रोवाइड करके रखता हूं। बराबर है। अभी 43 में से जब भी मेरे को मालूम है कि 1000 ऑलरेडी बैड डेट्स है, तो मुझे 5% किस पे निकालना चाहिए? 42 पे निकालना चाहिए। जब भी तुमको मालूम ही कि नालायक तो बैड डेट्स हो चुका है, तुम उसके ऊपर क्यों आरडी क्रिएट करना चाहते हो जो तुमको पता ही है कि भाई वो नालायक है? अब जैसे कि हमारे पास में लक्ष्य भाई साहब है, ये नालायक है, अभी भी बैठा नहीं है। देखो मैं पहले हाई किया, अभी पता नहीं कहाँ पे बैठा है। तो क्या करते हैं मालूम है? ये नालायक क्वालिटी, इस पे मेरे को भरोसा ही नहीं कि वो पूरा लेक्चर अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, उसको अपने लिस्ट में से निकाल देता हूँ। वैसे यहाँ पे वैसे एग्जाम्पल कुछ सेट नहीं हुआ ना। वैसे मुझे एग्जाम्पल ही देना था, मुझे उसको बताना था कि तू जो भी कर रहा है वो गलत है। तो वही मुझे बताना था। ओके, लेट्स कम बैक टू दिस टॉपिक नाउ। यहाँ पे ना बच्चे, यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि मेरे पास में डेटर्स जो है ना, डेटर्स, वो डेटर्स क्या है मेरे पास? 43,000 है। ठीक है। अभी यही 43 में एक ऐसा बंदा है जो कि बैड डेट्स ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। मतलब ये पहले ही नालायक है, ये पैसा नहीं मिलने वाला है। तो मुझे कितने लोगों से एक्चुअली एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? 42 लोगों से, 42,000 लोगों से। और इसके ऊपर ही आरडी क्रिएट करना चाहिए ना, लॉजिक के हिसाब से, कॉमन सेंस के हिसाब से। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो अब हमेशा हमेशा आरडीडी का जो अमाउंट है ना, हमेशा लास्ट में करेंगे, कभी भी बीच में नहीं, पहले नहीं, कहीं पे भी लास्ट में होगा, ताकि आपका जो डेटर्स है ना वो लोग मिले जो एक्चुअल आपके डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर है। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आप मुझे बोलोगे सर तो फिर ये अनरिकॉर्डेड सेल्स का क्यों आपने ये किया? अरे बच्चे, अगर आपने रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड सेल्स का नहीं किया एडजस्टमेंट एंड आपने आरडीडी फाइन किया 40,000 पे, तो कहना ही से आप एक 3,000 को तो मिस ही कर देते ना। और 3,000 के ऊपर भी तो आरडीडी निकल सकता है, क्वाइट पॉसिबल। जो आपने लास्ट में सेल किया है वही बंदा नालायक निकले, वही आगे चल के बैड डेट्स दे दे। आप उसको अपने लिस्ट में से नहीं निकाल सकते हो बच्चे। तो यहाँ पे क्या करना है मालूम है? आप एक सिंपल सा फंडा दिमाग में रखिए कि व्हेनेवर यू हैव अ डेटर्स, व्हेनेवर यू हैव एन आरडीडी ना, तो आप ये एडजस्टमेंट हमेशा लास्ट में करिए। आप वो दिमाग में से निकाल लीजिए कि मेरे पास में और कोई एडजस्टमेंट डेटर पे है कि नहीं, लास्ट में करवा लूं। आज समझ में आ भी गई हूँ? 6 पक्का। एंड नो ऑफेंस टू एनी वन, ऐसा लक्ष्य वक्ष एंड ऑल, अपना अच्छा बच्चा है वो, बस थोड़ा नालायक क्वालिटी है, वो सब भी सभी होते हैं। तो आई होप कि वो 100 में से 100 लाए। एंड मुझे लगता है कि वही अपना बाजी मार जाएगा। कई ऐसे ऐसे छुपे रुस्तम होते हैं इन लोग, घर पे तो चुपके चुपके पढ़ते रहते हैं। सो ठीक है, अपना प्यारा बच्चा है वो तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। सो अभी हम लोग को क्या करना है? अभी तो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए ना अपन ने। अच्छा, इसका दो इफेक्ट दे दिया मैं। हाँ, दे दिया। सो अभी जो भी अमाउंट इनर कॉलम है उसको आउटर कॉलम में डाल देते हैं। चलो अभी मुझे इसका करना पड़ेगा, तो 400 माइनस कर दूंगा, दिस इज 4100 ना, सो 3700। चलिए, तो बाहरी कॉलम में है। चलिए, बाहर कॉलम में चला गया है। चलो, ये भी बाहर के कॉलम में चला गया है। ओके, नाउ आई कैन डू द टोटलिंग पार्ट। चलिए अभी अपन, मैं कैलसी वैलसी यूज़ कर रहा हूँ, आपको अलाउड नहीं है, मेरे को अलाउड है। सो आप प्लीज़ इसके हैबिचुएट मत हो जाओ। मेरे को एग्जाम में लिखना है, आपको एग्जाम लिखना है। सो 85,000 एक बार चेक कर ही लेते हैं, -800 प्लस 3,000, यस ये बराबर है, प्लस 23,000। ग्रॉस प्रॉफिट ही आने वाला है मेरे को, -18,000 -71,500 -1,700, दैट इज 19,000। ओहो, सिर्फ 19,000 का प्रॉफिट आया, ऐसे कैसे? अच्छा, अमाउंट सिडनी क्या करेगा?
19,000 इतना कम प्रॉफिट आने के बाद में भी नेट प्रॉफिट आ रहा है, बोलो क्या बोलने का। 21 सब ट्रैक करना पड़ेगा मेरे को ये सारे के सारे अमाउंट्स। माइनस 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 600। कोई कर रहा है मेरे से पहले? ये सब बैठे हैं यहाँ पे नालायक लोग। आजकल कुछ ज्यादा नालायक बोल रहा हूँ ना मैं। हाँ वो अभी आप लोग का नाम दिख रहा है ना मेरे को इसके लिए ठीक है, चलो तुमको नालायक नहीं बोलेंगे आपसे। इक्वल था ना रेशियो, तो 66 का हाफ डिवाइड कर लेंगे हम लोग। दिस विल बी 38,300। ओके सो इसका आ जाएगा 71,600। वैसे इतना मेहनत क्यों करना है अपने को, तो गैलेक्सी अलाउड है ना भाई। मेरे को अलाउड है, तुम लोग अलाउड नहीं है। यस वी आर करेक्ट। आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ मैं। 113,900 पे टैली होना चाहिए। Yes, we are getting it tallied 113,900। क्या बात है। चलो सो दिस वाज द क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलो आप कॉपी कर लेते हैं इसको अभी। दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट। ये लो फुल स्क्रीन कर दिया। स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके लिखना है लिख लो, जैसा मर्जी आए। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मेरा बैलेंस शीट टैली हो रहा है 113,900 पे, ऐसे ले लो। एंड ये रहा मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद द एडजस्टमेंट, ऐसे लिख लो ऐसे। एंड अभी ऐसे ले लो इसको। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको वैसे। चलिए सो दैट वाज फॉर टुडे गाइज। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम नहीं, आई एम गोना सी यू इन द इवनिंग, सो प्लीज बी देयर एट 6 o'clock। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।